सुप्रभात बच्चों। अभी तक हमने व्याकरण में एक पार्ट में भाषा बोली ये पूरा पढ़ लिया। अब हम आगे उसी की चर्चा करेंगे लिपि और व्याकरण के बारे में। तो लिपि और व्याकरण को जानेंगे आज। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं लिपि। लिपि भाषा का मूल रूप मौखिक है, जबकि लिखित रूप बाद में विकसित हुआ। विकसित मतलब विकास हुआ। पहले तो इंसान बोलना ही सीखा, बोलने के बाद फिर उसने अपने बातों को संकेत के माध्यम से बताया। उसके बाद उसने लिखना शुरू किया। तो लिखना भी जब पहले शुरू किया तभी तो संकेत किया है ना, चित्रों को बनाया। तो ये क्या है, भाषा का मूल रूप क्या है, मौखिक है, और लिखित का विकास बाद में हुआ। तो बोली जाने वाली ध्वनियों को स्थायी मतलब एक जगह रूप, एक विकसित रूप प्रदान करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। बात क्लियर हो गया ना, कि भाषा का हमारा मूल रूप क्या है, मौखिक है, लेकिन बोली जाने वाली जैसे गुजराती, मराठी, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, तेलुगु, जो भी जितनी भी भाषाएं हैं, बोली हैं, उनको लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वही चिन्ह हमारी लिपि कहलाती है। जैसे पाठ 1 में हमने पढ़ा ना, वह चिड़िया जो में, तो मैंने कहा आप लोगों से कोई प्रश्न दिया है कि आप लोग एक सुंदर चिड़िया का चित्र बना कर दीजिए। तो अपने मन में जो बात आएंगी उसको आप लोग चित्र बनाएंगे, जो भी जैसे भी कल्पनाओं के आधार पर सुंदर चिड़िया का है ना, तो वो आपके मन के विचार हो गए। उसी प्रकार अब बोलने के लिए शब्दों को प्रयोग किया गया, जैसे अ, आ, ई, स्वर, व्यंजन। तो यही हमारे स्वर व्यंजन को व्यवस्थित रूप देकर जब बोलियों को व्यवस्थित रूप प्रदान किया गया तो वह लिपि कहलाया। ठीक है। तो इसका शाब्दिक परिभाषा ये है, किसी भी भाषा के वर्णों के लिखने की विधि लिपि कहलाती है। यहाँ पर देखिए किनारे में दिया है मराठी का, कैसे हम हिंदी में मराठी लिखे हैं और बगल में मराठी, हिंदी भाषा सब अलग अलग तरीके से लिखा हुआ दिख रहा है ना। तो यही इनकी लिपि है। यदि लिपि ना होती तो इतिहास की अनेक सूचनाएं हम तक नहीं पहुंच पाती। निश्चित चिन्ह अथवा संकेत ही अक्षर या वर्ण कहे जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोलती हूँ मैं बाज़ार जाऊँगी, तो मैं हिंदी में लिखूँगी, अगर उसको गुजराती में लिखेंगे तो अलग तरीके से। तो ये सारी चीज़ें क्या है, लिपि के माध्यम से ही व्यवस्थित की जा सकती हैं। और दूसरी बात, हमको अपने इतिहास के बारे में जानना है तो हम कब जान पाएंगे, लिपि के द्वारा ही तो जानेंगे। जैसे हम आज पढ़ रहे हैं, हम नोट्स लिखते हैं। आप जब बड़े हो जाओगे, तो आप जब बुजुर्ग हो जाओगे तो अपने बच्चों को बताओगे ना, हम लिखते थे तो हम ऐसा लिखते थे। तो वो कहाँ से पता चला, इतिहास मतलब बीता हुआ समय। तो हम अपने बीते हुए समय के बारे में लिपि के माध्यम से ही जानते हैं। अंग्रेजी में इन्हें अल्फ़ाबेट कहा जाता है। विश्व में कुछ भाषाओं की लिपि एक समान है तो कुछ भाषाओं की लिपि अलग अलग है। जानते ही हैं कि हिंदी की भाषा, पंजाबी, ये सब की भाषा कुछ अलग अलग है। जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, रोमन, ये सब की भाषा क्या फ्रेंच, जर्मन, ये सब की भाषा क्या है, रोमन है। और संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती, इनकी लिपि क्या है, हाँ, देवनागरी है। तो ये सब की कुछ भाषाओं की लिपियाँ एक जैसी होती हैं। ठीक है। परंतु जैसे यूरोपियन भाषाओं की लिपि रोमन है, मैंने अभी बताया ना, जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी। परंतु सभी भारतीय भाषाओं की लिपि देवनागरी नहीं है, कुछ की है। मैंने यहाँ पर बताया भी आप लोगों को। भारत में अधिकतर लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी मतलब भगवान की लिपि से माना जाता है। प्राचीन काल में लिपि रचनात्मक मतलब चित्रात्मक मतलब बताइए अभी आपको कि जब आदिमानव थे तो अपने भाषा को, अपने विचार को चित्रों के माध्यम से बताते थे, तो लिखते ही थे, तो उनकी लिपि हो गई, लिपि रही होगी। सिंधु घाटी में मिलने वाले सिक्कों का यह लिपि नज़र आती है। आज चीनी और जापानी भाषाओं को इस श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। उनकी भाषा भी कुछ अलग ही रहती है। इस आधार पर कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियाँ इस प्रकार है। जैसे देखिए आगे यहाँ पर दिया है
संस्कृत की देवनागरी, हिंदी की देवनागरी, मराठी देवनागरी, गुजराती देवनागरी, है ना, अंग्रेजी रोमन, फ्रेंच रोमन, स्पेनिश रोमन, जर्मन रोमन, उर्दू फारसी, अरबी, पंजाबी गुरुमुखी, असमिया देवनागरी। तो पंजाबी को गुरुमुखी क्यों कहते हैं? क्योंकि गुरुवाणी से निकली हुई गुरुमुखी इसलिए कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाई गई? लिपि। इसका अर्थ क्या हुआ कि अपनी विचारों को, बोलियों को व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का, कुछ निश्चित रूपों का प्रयोग किया गया, जो लिपि की भाषा लिपि कहलाई। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? तो व्याकरण का सामान्य अर्थ होता है शब्दों, वाक्यों एवं भाषा का विश्लेषण करना, मतलब विशेष रूप से जानना। कोई भी भाषा मतलब शब्द हमको व्याकरण ही सही ज्ञान प्रदान करता है, कोई भी भाषा का। जैसे चित्र में 3 लोग बैठे हुए दिख रहे हैं आपको। बच्चा इसमें कहता है गर्म गिलास में दूध है, तो इसका अर्थ कुछ अटपटा सा लग रहा है कि बच्चा कैसे बोल रहा है, क्योंकि बच्चे हैं, उनको व्याकरण का ज्ञान नहीं होता। तो उसको व्याकरण की श्रेणी में रखेंगे तो उसकी मम्मी उनको आंसर क्या देगी, उत्तर क्या देगी? नहीं बेटा, गिलास में गर्म दूध है, मतलब इसका सही तरीके से हमको जमा कर बोलना है ना। तो इस चित्र में जो बच्चा अशुद्ध वाक्य बोल रहा है और उसकी माता उसको सुधार कर क्या कर रही है? शुद्ध बना रही है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के स्वरूप संबंधी नियमों का शुद्ध ज्ञान करना एवं प्रयोग करना सिखाता है। मैंने पहले बताया ना कि व्याकरण ही हमें शब्दों को व्यवस्थित रूप से लिखने और बोलने का तरीका बताता है, उपाय सिखाता है। यह आवश्यक नहीं कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक हो। ठीक है, भाषा प्रयोग में अधिक शीघ्रता से सीखी जा सकती है। बच्चा जिस घर में जन्म लेता है उस घर में बोली जाने वाली भाषा से जन्मजात आ जाती है, जैसे मैंने पहले बताया मातृभाषा, है ना। लेकिन बड़े होकर यदि वह भाषा के स्वरूप मतलब वर्ण, शब्द, वाक्य को अधिक स्पष्ट रूप से समझना चाहता है, उसका सम्यक मतलब सही रूप से ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो व्याकरण का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। जैसे अंग्रेजी बोलना है तो अंग्रेजी बोलने के लिए कैसे करेंगे हम? जब तक हमको अंग्रेजी के व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम बोल पाएंगे क्या? नहीं ना। तो किसी भी व्याकरण को, भाषा को अधिक रूप से अधिक अच्छे से समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी होता है। इसी में आगे अब हम देखिए, अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त यदि कोई और भी भाषा सीखी जाती है तो उसके ज्ञान के लिए शुद्ध शब्दों तथा वाक्यों के प्रयोग के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक होता है। मैंने पहले ही बताया कि जैसे गुजराती घर में बच्चा गुजराती बोल रहा है तो आके हिंदी में कुछ भी बोल देगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमको बाज़ार जाना है, हम बाज़ार जा रहे हैं, मगर कुछ लोग हम जाता, हम खाता, अधिकतर बंगाली शब्दों में जाता, आता, खाता प्रयोग ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर उनको व्याकरण के ज्ञान देकर हम उन शब्दों को सुधार सकते हैं। तो वहीं से व्याकरण का ज्ञान उनके लिए आवश्यक हो जाता है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि भारत में अंग्रेजी सीखने के लिए व्याकरण ज्ञान होना आवश्यक है ना। भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए, शुद्ध बोलने लिखने के लिए भी व्याकरण का अध्ययन करना, पढ़ना आवश्यक होता है। जैसे आप लोग पढ़ने के समय, बोलने के समय कहते हैं ना कि मैडम की कहाँ लगेगी, की कहाँ लगेगी, तो ये सारी चीज़ें हम व्याकरण के माध्यम से समझ सकते हैं, है ना। और अभिव्यक्ति का सर्वोच्च साधन ही भाषा, अभिव्यक्ति मतलब बोलने का। टूटी फूटी भाषा भावों को समझने में बाधक बनती है। ठीक है, तो ये इस आधार पर हम ये कह सकते हैं व्याकरण ही भाषा का मानक रूप निर्धारित करती है, मतलब मानक रूप एक निश्चित रूप बनाती है। यदि व्याकरण का ज्ञान ना हो तो हम भाषा को अच्छी तरीके से पढ़ या समझ नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं हमसे त्रुटियां होती जाएंगी। ठीक है, अब इस आधार पर थोड़ा सा नीचे और देखिए, व्याकरण के अंग दिए हैं ना, व्याकरण के अंग। तो व्याकरण के अंग क्या है? जैसे वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। हाँ, ये हम वर्ण में पढ़ेंगे, जैसे क और अ, का होता है। जैसे मैं बोलूँगी क, का, म, तो क धन आ धन
म धन अ, काम। तो दो वर्णों के मेल से एक क्या हो रहा है, शब्दों का निर्माण हो रहा है ना। स्वर और व्यंजन मिलकर शब्दों का निर्माण करते हैं। भाषा वर्णों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें वर्णों और शब्दों का संयोजन कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि वह निश्चित अर्थ को प्रकट करने में सफल हो जाता है। जैसे अभी ने बताया ना काम, तो अगर काम का मैं जब तक स्पष्ट रूप से अर्थ स्पष्ट नहीं करूँगी तो समझ में नहीं आएगा। जैसे निखिल विद्यालय जाता है, निखिल कौन हो गया, कर्ता, क्योंकि क्या काम करता है, विद्यालय जाने का काम है ना, और जाना क्या है, क्रिया है, तो कर्म कौन हुआ, विद्यालय। तो निखिल द्वारा क्या किया जा रहा है, कर्म किया जा रहा है। कौन सा कर्म किया जा रहा है, विद्यालय जाने का। तो यदि इस क्रम को बदल दिया जाए तो इसके अर्थ में द्विधा उत्पन्न होगी, है ना। जैसे कि विद्यालय निखिल जाता या निखिल जाता विद्यालय, तो ये उसका पूरा अर्थ ही अलग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए ही व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है कि कहाँ पर कर्ता, कर्म और क्रिया है। ठीक है, इसी के आगे फिर हम देखेंगे ये व्याकरण शास्त्र में इन्हीं तीनों वर्णों, शब्दों और वाक्यों के स्वरूप का निर्माण, उद्भव, संश्लेषण, संयोजन आदि का विस्तार से वर्णन किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार व्याकरण को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। उनको समझने के लिए कितने भागों में बांटा किया जाता है, 3 भागों में। किसको समझने के लिए, व्याकरण को। देखिए, जैसे सबसे पहले हम देखेंगे वर्ण विवेक। इसमें वर्णों के स्वरूप, कितने रूप होते हैं, कितने भेद होते हैं, प्रकार, स्थान, इनकी उत्पत्ति, संयोग, संधि आदि पर विचार किया जाता है। इसको हम अगले पाठ में पढ़ेंगे, वर्ण विच्छेद जहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा है शब्द विवेक। शब्द के इसमें स्वरूप वही आएगा, भेद, व्युत्पत्ति कैसे उत्पन्न हुआ, प्रकार, लिंग, वचन, काल आदि को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वाक्य विवेक। वाक्य विवेक में रचना, भेद, अंग प्रत्यंग, विभिन्न प्रकार के अर्थात, पत्र, प्रस्ताव, कहानी, विराम चिन्ह आदि को हम जानेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें व्याकरण के अंतर्गत ही आते हैं। तो वर्णों को भी पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, व्याकरण को पढ़ना पड़ेगा, व्याकरण को जानना पड़ेगा, है ना। तो उसके बाद ही हम वर्ण, शब्द और वाक्य को समझेंगे। तो ये तो आज की हमारी पूरी पाठ हो गई। ये भाषा, शब्द, लिपि और व्याकरण का हमने जान लिया। इसी के नीचे जैसे कुछ दिया है, यह भी जाने कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 122 मुख्य भाषाएं और 1599 गौड़ भाषाएं हैं। ठीक है, यदि भाषा में बोलियां और जनजातियां भाषाएं भी सम्मिलित की जाती है, सम्मिलित मतलब मिलाई जाती है, तो हमारे देश में कुल 30,000 से भी अधिक भाषाएं बोली हो जाएंगी। ठीक है, मातृभाषा का प्रभाव हिंदी उच्चारण पर साफ नज़र आता है। जैसे दक्षिण बंधु को ख, क, भ को भ और ब बोलते हैं, खाता को काता, खून को खून, ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके के होते हैं। उसके बाद है पश्चिम उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कुछ हिस्सों में व नहीं बोला जाता है, उनकी जगह में ब बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में और चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा वर्ण, व्याकरण में क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले पार्ट में भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो हमने आज अपने पहला पार्ट पूर्ण कर लिया, और इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी आपको अगली बार जैसे भी अभ्यास पत्र के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।